नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हैं आपके बच्चों? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 का सेक्शन सी मैथ स्टैंडर्ड का। आपने वेल देख भी लिया है, हमने इसके लिए आपने ओपन किया होगा चैनल। सो बच्चों देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। वेल साइंस का पूरा प्लेलिस्ट अपलोड है बेटा। गुजराती ऑलमोस्ट अपलोड है, एसएसटी भी ऑलमोस्ट अपलोड है, इंग्लिश में ग्रामर सेशंस हो चुके हैं। तो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। ओके, डू वॉच द वीडियोस। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है मैंने और आंसर्स भी काफ़ी इजी मैंने सेटअप किए हुए हैं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। और अब हम कर रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस, जिसमें हम सेक्शन सी की बात करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन में जहाँ पे भी शॉर्टकट लगाना होगा, जहाँ पे भी ट्रिक्स आपको बतानी होंगी, मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी ताकि आपका टाइम भी सेव हो और जल्दी से आप उन सम्स को कंप्लीट भी कर पाएँ। तो इसके लिए अच्छे से सुनना बेटा वीडियोज़ को। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है 38 क्वेश्चन? फाइंड द zeros of the polynomial 4s square minus 4s plus 1 and verify the relationship। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। सो क्या कह रहा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, चलिए देख लीजिए यहाँ पर। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, पहले इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे। सो बेटा देखो क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। अब 4 किसके टेबल में आता है? 2 2 ज़ा 4, दैट्स इट। और तो किसी के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। मिडल में क्या चाहिए? 4 चाहिए। तो देखो अगर ये फैक्टर ले रही हूँ मैं तो 4 प्लस 1 करोगे तो 5 मिलेगा, माइनस करोगे तो 3 मिलेगा। मतलब मुझे यहीं कहाँ यहाँ पे कहीं से भी 4 तो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देख लो 2 प्लस 2 4 मिल रहा है। जी हाँ, तो ये वाला फैक्टर परफेक्ट है। तो आइए देख लेते हैं अभी। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस प्लस, देखो इनका रिलेशन लेना होता है ना, माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा दे रही हूँ मैं। यहाँ पे ये दो के ग्रुप बन जाएंगे। क्या कॉमन निकलेगा? 2 और s कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? 2s माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकलेगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट आ गया, ये वाला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर वाले टर्म्स है उसको डाल देंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 को हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? s इज इक्वल्स टू 1/2। ये वाला भी सेम आ जाएगा, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो हमें दोनों वैल्यूज़ कैसी मिली? s इक्वल्स टू 1/2 वाली वैल्यूज़ मिली। सो लेट अल्फ़ा इज़ 1/2 एंड बीटा इज़ ऑल्सो 1/2। हमें इन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लो। तो पहला क्या आ जाता है? सम ऑफ ज़ीरोस, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा क्या है बेटा? 1/2, बीटा क्या है? 1/2, है ना, लगा दिया। माइनस बी अपॉन ए। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको कंपेयर कर लें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो a की वैल्यू आ रही है 4, b की -4, c की 1। दिख रही है ना, b की -4, c की 1 और a की 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस b की जगह पे -4, a की जगह पर अपॉन में 4। ओके, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो वी हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो इसके लिए न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे। तो 1 + 1 कॉमन 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब 4/4। 1 + 1 2, 2/2 इज इक्वल्स टू 4/4। 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4। आंसर क्या आया? 1 इक्वल्स टू 1 आ गया ना, वेरीफाइड हो गया, है ना। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा, उसकी फॉर्मूला होती है c/a। अल्फ़ा 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा भी 1/2, ठीक है। c क्या है? देखो तो यहाँ पर c1 है अपॉन में 4। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। यहाँ पे भी क्या है? 1/4। ओके, तो ये हो गया वेरीफाइड, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus 5x plus 3, find the quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. ठीक है, तो पहले तो हम लोग ना इसमें से ज़ीरोस निकाल देते हैं और वो ज़ीरोस की वैल्यू अल्फ़ा बीटा हो जाएगी। तो उसको जब हम लोग अपॉन में लिख देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग हाफ क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अल्फा और बीटा इसके ज़ीरोस बोले गए हैं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हेयर अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोस, ये गिवन है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालूँ बेटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसको कंपेयर कर लो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो आपको इसके अंदर ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 3। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, -5 और ए की जगह पे 1, तो कितना आया 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मुझे मिल रहा है यहाँ पे 5। अब बोलोगे मैम आप क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि हमें तो इन्होंने वेरिफिकेशन में कुछ बोला है नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ हमें क्यों निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना। फिर आता है अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। सी क्या है 3, ए क्या है 1, तो आंसर क्या आया 3। मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अल्फ़ा बीटा ज़ीरोस थे, वो अपन ने उसका अब ज़ीरोस है तो ज़ीरोस के बाद तो रिलेशनशिप निकालनी होती है, वो अपन ने निकाल दी। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप ऐसा पॉलिनोमियल निकाल लो जिसके ज़ीरोस जो है वो 1 अपॉन अल्फ़ा है और 1 अपॉन बीटा है। ठीक है, 1 अपॉन अल्फ़ा है और 1 अपॉन बीटा है। अब हमें नहीं पता वो पॉलिनोमियल क्या है, वो तो हमें निकालना है। हम ये बोल सकते हैं लेट let P and Q be the zeros of न्यू पॉलिनोमियल, नया वाला ना जो हमें निकालना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो ज़ीरो है उसकी वैल्यू क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा, और जो दूसरा है उसकी वैल्यू क्या, वैसे तो अपन को x होता है ना, वैसे तो अपन x इक्वल्स टू ले लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोग अभी q ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन बीटा। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का फॉर्म क्या होता है, हमें प्लस चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो पहले हम निकाल रहे हैं इसका प्लस सम ऑफ ज़ीरोस। यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस क्यू। वैसे तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिए, तो यहाँ पे दो बार तो अल्फ़ा बीटा तो सेम हो जाएगा, तो हमने p और q लिया, तो p प्लस क्यू क्या हो जाएगा। अब p की जगह क्या है 1 अपॉन अल्फ़ा और b की जगह पे क्या है 1 अपॉन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अच्छा, बीटा प्लस अल्फ़ा की तो वैल्यू निकाली अपन ने, क्या निकाली 5, तो यहाँ पे 5 लिख दें। अल्फ़ा अपॉन बीटा भी निकाला हुआ है 3। ठीक है, इसका मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का वैल्यू क्या आ गया 5 अपॉन 3। ओके, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा p इंटू क्यू, मतलब कि 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा। ओके, ऊपर 1 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा क्या है, ओके 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3, मतलब कि ये क्या आया 1 अपॉन 3। डन। नाउ हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनानी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है k एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस होता है ना, सम, और क्या होता है प्रोडक्ट k एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सम क्या है p प्लस क्यू और प्रोडक्ट क्या है p इंटू क्यू। k एक्स स्क्वायर सम कितना आया हमारा, ये रहा 5/3, प्रोडक्ट क्या आया 1/3। बन गए ना इक्वेशन। बस अभी क्या अपॉन वाला है उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे अपॉन में 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे देना। सो क्या हो जाएगा k
3x² माइनस 5x प्लस 1 होल अपॉन 3। ठीक है, ये 3 को बाहर ले लो तो k/3 क्या हो गया 3x² माइनस 5x प्लस 1। आंसर बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई थी, तो वो इक्वेशन की मदद से हमने सम और प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है, अब इसका यूज़ हम लोगों ने दूसरी इक्वेशन में कर लिया, और क्योंकि हमें बोला कि दूसरी इक्वेशन के जीरोस जो थे वो 1/α 1/β थे। ठीक है, तो इसके लिए 1/α 1/β की वजह से अपन ने यहाँ पे ये चीज़ निकाली ताकि अपन को काम आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40। Now, नित्या हैज़ टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स। ठीक है, नित्या को 12 हफ्तों के बाद अपनी बेटी को स्कूल भेजना है। शी रिक्वायर्स ₹3150 फॉर द सेम। उसके लिए उसको 3150 रुपये चाहिए। शी सेव्स ₹100 इन द फर्स्ट वीक। पहले वीक में उसने 100 सेव किया। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय 30, और फिर हर हफ्ते 30 रुपये बढ़ाती गई। फाइंड वेदर नित्या विल बी एबल टू फुलफिल हर रिक्वायरमेंट्स। तो हमें देखना है कि क्या 12 हफ्तों के अंदर वो इतना पैसा जमा कर पाएगी, क्योंकि उसको तो इतना पैसा चाहिए, है ना। तो शुरुआत कहाँ से की है उसने, 100 रुपये से की है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अपन का AP बनना शुरू हो जाएगा। तो 100 रुपये से उसने शुरुआत की। ठीक है, फिर 30 रुपये बढ़ाती जा रही है, सो 130 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। ठीक है, चलता जाएगा। नाउ अब यहाँ पे A हमारे पास आ गया 100, D आ गया हमारे पास 30। कितने हफ्तों के लिए के बाद भेजना है, 12, मतलब कि नंबर ऑफ वीक्स 12। ठीक है, तो अभी हमसे ये पूछ रहा है फाइंड वेदर नित्या विल बी एबल टू फुलफिल हर रिक्वायरमेंट। उसको चाहिए 3150, इतने पैसे उसको चाहिए। मैं इतने पैसे चाहिए, मतलब टोटल चाहिए ना। टोटल मतलब क्या होता है, सम होता है। तो एक काम करते हैं, इसका SN निकाल देते हैं, पता चल जाएगा। अगर ये वैल्यू आई तो येस, अदरवाइज नो। तो SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। तो 12 हफ्तों का प्लस, इसके लिए n की जगह 12 ले लिया। 2 × 100 प्लस n की जगह पर 12, 12 - 1, और d की जगह पर 30। 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 × 100 इज़ 200, 12 × 1 इज़ 11, 11 × 30 330। कितना हो जाएगा 530, 0 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी 6 30, 30 + 1 31। ठीक है, तो SN कितना जमा हो रहा है उसका 3180। उसको चाहिए कितना 3150, ज़्यादा ही हो रहा है ना। 12 हफ्ते अगर वो इस तरीके से कर रही है, हर बार 30 रुपये बढ़ाती जाएगी, तो सीधी बात है 12 हफ्तों के बाद उसके पास टोटल पैसे कितने हो जाएंगे 3180। उसको चाहिए कितने 3150, मतलब देखा जाए तो 30 रुपये ज़्यादा ही हो गए उसके पास। तो हम कहेंगे येस, नित्या विल बी एबल टू रिक्वायर द फुलफिलमेंट। नित्या विल बी able to fulfill her requirements। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अंडर अ प्रोजेक्ट ऑफ वन चाइल्ड वन ट्री अंडरटेकन बाय अ स्कूल, स्टूडेंट्स प्लांट द ट्रीज इन अ पैटर्न ऑफ द फर्स्ट रो 3 plants, second row 5 plants, third row 7 plants and so on. The last row has 37 plants. Find the number of students in the school. अब बेसिकली बेटा ये ऐसा कह रहा है कि वन चाइल्ड वन ट्री के प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है, बच्चों को ट्रीज उगाने हैं। अब एक रो में, पहले वाले रो में कितने प्लांट्स उगाए गए हैं, इन द फर्स्ट रो 3 plants आर, अब 3 plants आर ग्रोन, सेकंड में 5। अगर मैं इसका AP डिफाइन करूं तो पहले में 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलते 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 लास्ट रो में कितने हैं, द लास्ट रो हैज़ 37 प्लांट्स। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब कैसे पता चलेगा। तो देखो, एक बच्चा एक ट्री को उगा रहा है, तो जितने ट्री उगेंगे उतने ही स्टूडेंट्स होंगे,
बात समझ में आई? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वन चाइल्ड वन ट्री, एक ट्री एक बच्चा। तो कितने ट्री होंगे उतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो अगर मुझे सारे के सारे जितने भी उगा रहे हैं ना हम लोग 3, 5, 7 इन सब का प्लस करके अगर मुझे पता चल जाए तो उतने स्टूडेंट्स होंगे। मतलब कि देखा जाए तो मुझे यहाँ पे SN निकालना है। अब जिसके लिए A मुझे दिया हुआ है 3, AN है 37, D हो जाएगा 5 - 3 दैट इज़ 2, है ना। ओके, अब SN के लिए मुझे N की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं AN वाली फॉर्मूला से N निकाल देती हूँ, A + N - 1D। तो AN कितना है 37, A कितना है 3, N - 1, D कितना होगा 2। इसको यहाँ पे ले लो। 37 - 3 = N - 1 × 2। 34 = N - 1 × 2। 2 को नीचे ले लो। 34/2 = N - 1। 17 = N - 1। तो N = कितना हो गया 18। क्यों? ये 1 यहाँ पे आएगा ना, 17 + 1 दैट इज़ N। तो टोटल रोज़ कितने हो गए 18 ना। टोटल रोज़ कितने हो गए? जैसे पहले में 3 है, ठीक है, दूसरे में 5 है, लास्ट में 37। लास्ट रो मतलब कि 18 नंबर रो में 37 प्लांट्स हैं। नाउ टोटल प्लांट्स गिन लें, क्योंकि जितने प्लांट्स उतने स्टूडेंट्स। तो SN = N/2 A + AN, लास्ट टर्म दिया है तो यही वाली फॉर्मूला लगा देती हूँ ना मैं, ठीक है। तो टोटल 18 रोज़ में कितने प्लांट्स होंगे? तो 18/2, 3 + 37, 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 9, कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 360 प्लांट्स। नाउ वन चाइल्ड वन ट्री, उस हिसाब से सो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 360। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा ये बोल क्या रहा है कि आपको रेशियो निकालना है इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब इसको कौन काट रहा है? y एक्सिस काट रहा है। मतलब समझो यहाँ से एक लाइन आ रही होगी, y एक्सिस वाली वो काट रही है। इस पॉइंट जिस पॉइंट पे काट रही है उसको P नाम दे देती हूँ। अब y एक्सिस काट रही है मतलब कि x एक्सिस 0 होगी, ठीक है। जो एक्सिस दी जा रही है ना वो काट रही है, मतलब कि x का कुछ काम ही नहीं है, तो उसकी जगह पर 0 लिख दूँ और यहाँ पे y एक्सिस का मैं यहाँ पे y लिख देती हूँ। ठीक है, सिंपल इतना। ओके, तो पहले अपन रेशियो निकाल दें, क्योंकि ऑल्सो के बाद भी कुछ क्वेश्चन तो है, वो अपन बाद में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेशियो निकाल देते हैं हम लोग। अब रेशियो के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ जाएगा। तो क्या होता है Px, y = mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। ठीक है, नाउ इसको ले लूँ x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये p की कोऑर्डिनेट्स x, y। ठीक है, तो p की जगह पर तो 0, y आ गया। m x2 की जगह पर -1, n x1 की जगह पर 5 / m + n, कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ पर m y2 की जगह पर -4, n y1 की जगह -6 / m + n। ठीक है, ओके, तो 0, y = -m + 5n / m + n, कॉमा -4m - 6n / m + n। ठीक है, डन, क्लियर? ओके, नाउ x और x वाले को मैं कंपेयर कर लेती हूँ। तो 0 = -m + 5n / m + n। अब इसको यहाँ पे ले लो तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ m + n मल्टीप्लाई में आ गया तो -m + 5n, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। ये m को यहाँ पे ले लो तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो m = 5n, n को नीचे ले लो तो m / n = 5/1। तो इसका मतलब कि m/n कितना आ गया बच्चा 5/1। ओके, तो इन्होंने पूछा हमसे कि भैया फाइंड द रेशियो, तो रेशियो तो आ गया। अब उसके साथ क्वेश्चन आगे कंटिन्यूटी में पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं।
फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, हो गया वो। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब कि ये जो पॉइंट पी है ना उसे भी कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। ठीक है, निकाल देते हैं। अब देखो हम लोगों ने m रेशियो n को निकालने के लिए इसका और इसका यूज़ किया। अब कोऑर्डिनेट्स के लिए हम इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि y के लिए निकाली ना बेसिकली, तो y तो यहाँ पर मिल रहा है मुझे, तो y इज इक्वल्स टू -4m -6n अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n के लिए मिल गई मुझे, क्या मिल गई है 5:1, मतलब कि m की जगह 5 लगाना है, n की जगह 1 लगाना है। m की जगह 5 लगाना है, n की जगह 1 लगाना है, नीचे 5 + 1 -20 -6 अपॉन 6 -26 अपॉन 6, 2 13 जा 2 3 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -13 अपॉन 3। ठीक है, सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p 0, y इज नथिंग बट 0, -13 अपॉन 3 आंसर। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो एक राइट ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग, जिसमें हमको ए बी सी साइड्स बोले गए, सी हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, और ए और बी आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो ठीक है, ये हो गया सी, इसको मैं ए ले लेती हूँ, और ये हो गया बी। ओके, prove that the radius of the circle which touches all the sides of the triangle। ओके, तो एक सर्कल है जो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ठीक है, इसका रेडियस है और वो हमें ये वाला प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से ए, ठीक है, ए सी भी मैंने नाम दे दिया, गिवन एंगल सी पे 90 डिग्री आ गया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोला हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने। ठीक है, और ये आपको साइड्स दी हुई हैं, ए सी इज इक्वल्स टू बी, ए बी इज इक्वल्स टू सी, बी सी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, मैंने इस तरीके से दिया ताकि आपके अल्फ़ाबेट्स अलग अलग हो जाए। तो इसके लिए ए सी के साथ क्या ले लिया, बी ले लिया मैंने, है ना, बी सी के साथ क्या ले लिया, ए लिया, ताकि अल्फ़ाबेट्स मर्ज ना हो। अगर मैं यहाँ पे ए यहाँ पे ले तो ए सी इक्वल्स टू ए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इस तरीके से लिया। रेस्ट आपकी मर्जी है और कुछ नहीं। ओके, हमें यहाँ पे प्रूव करना है इन रेडियस, इसको इन रेडियस कहते हैं ना, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो आइए प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। हमें बता देते हैं, हम ये बोल देते हैं लेट द सर्कल टचेस द सर्कल साइड्स बी सी, ए सी एंड ए बी एट डी ई एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये है तो ये टच कर रहा है इसको, सर्कल को डी पे। ठीक है, ये टच कर रहा है ई पे, और ये टच कर रहा है एफ पे। ठीक है, ऐसे टच कर रहा है ना। एज वी नो दैट, अब जैसे हमें पता है ना कि अगर सर्कल के बाहर के किसी पॉइंट से जब सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं तो वो दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। पता नहीं ये चीज़, बस उसी थ्योरम का अपन यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एज वी नो दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point to a circle
आर इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। अब देखो बेटा, अगर आपको ये थ्योरम पूरा स्टेटमेंट याद नहीं है तो आप इतना लिख के ना एज पर द थ्योरम 10.2 फिर भी चल जाएगा, ठीक है। तो वो लिखना, मैंने स्टेटमेंट इसके लिए लिखा ताकि आपको याद रहे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं अगर सीधा लिख दी 10.2 तो आपको याद थोड़ी स्टेटमेंट क्या है उस थ्योरम का, दैट्स वाई। तो मैंने क्या बोला कि जो लेंथ होते हैं टेंजेंट्स के जब बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। अब आप देखो बेटा, यहाँ पर सुन, देखो फिगर को ध्यान से देखो, ये सर्कल है तो यहाँ पर ए एक एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए ई और ए एफ इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू ए एफ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ओके, अच्छा अब अगर मैं सी लेती हूँ एक्सटर्नल पॉइंट सी, तो क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल्स टू सी ई। और अगर बी लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, बी एफ इज इक्वल्स टू बी डी। लिख दूँ अभी मैं इसको, ठीक है। देयरफॉर बी डी इज इक्वल्स टू बी एफ बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट बी। और क्या आया, सी डी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू सी ई, है ना, सी डी इज इक्वल्स टू सी ई बिकॉज फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट सी। इतना क्लियर, ठीक है, डन नाउ। अच्छा, अब हमें एक और चीज़ पता है, थ्योरम 10.1 में हमने क्या देखा था कि टेंजेंट अगर एक सर्कल से जब ड्रॉ होता है तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, देखा था ना। अच्छा अब देखो बेटा, ये टेंजेंट है ए सी और ये रेडियस हुआ ना, सर्कल के सेंटर से रेडियस हुआ, तो ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बेशक होगा। ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, एफ, वो भी होगा, ठीक है। ये डी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, वो भी होगा। मतलब कि तीनों कैसे बेटा, परपेंडिकुलर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1 OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिगर को अच्छे से फिर से देखो, मैं दोबारा बनाऊँ, देखो वो ऊपर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, सेंटर, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर हुआ, इसको हम नाम दे रहे हैं ई, और ये परपेंडिकुलर, ये डी, ये सी, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, सुनना बेटा ध्यान से। तो अब आप देखो, तो अगर एक, अच्छा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये रेडियस है, इसका मतलब कि ये भी साइड क्या हो जाएगी, रेडियस, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। ये 90 है तो ये 90, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये पूरा बॉक्स क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर में साइड के साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब सुनना ध्यान से, ठीक है, और अच्छे से लिखना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओके, सो देयरफॉर ओ, इसको ओ, ठीक है, ओ डी सी ई, ओ डी सी ई इज अ स्क्वायर ऑफ साइड आर, ठीक है। आर आ गई ना यहाँ पे, साइड क्यों आई पता चल गई ना यहाँ पे, ठीक है, रेडियस के हिसाब से। सो देयरफॉर डी सी इज इक्वल्स टू सी ई, डी सी या सी डी इज इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब तो समझ में आया, ओके। अब हम देखें, अब मैं इसको फिर से नाम दे दूँ, ये एफ, ये बी, सी, ये पॉइंट्स हो गए सारे, है ना, इसको ज्वाइन कर दिया ना। अब अगर बेटा मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ए एफ और ए ई तो इक्वल है, वो हमने लिख दिया है यहाँ पर, है ना, ओके। अब अगर मैं देखूँ तो ये ए ई क्या है, ये ए सी में से सी ई माइनस करेंगे तो ए ई आएगा ना। देखो अभी, नाउ ए सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी, ठीक है, ओके। ये पूरा का पूरा ए सी क्या है, बी, तो ये बी हो गया। ए ई नहीं पता है और ई सी पता है, आर, तो ए ई क्या आया, बी माइनस आर। अब ए ई अगर बी माइनस आर है तो ए ई के साथ ए एफ इक्वल में है, सो दैट इज
ए एफ इज इक्वल्स टू बी माइनस आर। ठीक है, मैं ए एफ क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली साइड सी चाहिए ना इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बी माइनस आर। सिमिलरली अब यहाँ पे ध्यान दें हम लोग, तो बी एफ और बी डी इक्वल होंगे। ओके, और यहाँ पे आप देखो तो बी सी जो है वो सी डी और बी डी को मिला के बनेगा। अब ये वाली पॉइंट डिस्कस करते हैं, पीछे मैं पेज टर्न कर ली तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या है, बी डी प्लस डी बी इक्वल्स टू बी सी, है ना। और ये वाला है क्या, ये हमारा है ए, ये पूरा क्या है, ए है हमारा। नाउ चलो मैं फिगर बना दूँ यहाँ पे दोबारा से। सर्कल, ये बी था, ये ए, ये सी, सॉरी ये ए, ये बी। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गई हमारी यहाँ पर, ये ए सी बी ई डी, ये आर आर आ गया हमारा। ठीक है, मेन चीज़ें लिख दी मैंने। ओके, ये वाला पॉइंट एफ। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी प्लस सी डी। अब पूरा का पूरा बी सी क्या है, ए है ना, तो ए इज इक्वल्स टू बी डी प्लस आर, तो बी डी क्या है, ए माइनस आर। क्लियर। अच्छा, अब बी डी मेरा ए माइनस आर है। अब बी डी और सी एफ तो इक्वल है, क्योंकि बी इज एक्सटर्नल पॉइंट और ये दोनों टेंजेंट हुए, तो बी एफ। ठीक है, तो बी एफ क्या हो गया, ए माइनस आर, बिकॉज बी डी इज इक्वल्स टू बी एफ। ओके, अब देखो बेटा, नाउ देखो ये वाली साइड का यूज़ हो गया, ये वाली साइड का यूज़ हो गया। अब बात करते हैं ये वाली साइड की, तो ये क्या है, ए बी, ए बी इज इक्वल्स टू ए एफ प्लस एफ बी। ए बी पूरा का पूरा सी है, सी इज इक्वल्स टू ए एफ, ए एफ ये रहा पीछे, ए एफ क्या निकाला था अपन ने, बी माइनस आर। अप्लाई कर दूँ, और एफ बी या बी एफ क्या हुआ, ए माइनस आर। तो C इज इक्वल्स टू बी प्लस ए माइनस आर माइनस 2r। ठीक है, अब बेसिकली इन सब चीज़ों को, ये 2r को यहाँ पे ले लेते हैं और बी सी को अंदर ले लेते हैं, तो माइनस का प्लस, तो 2r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए या ए प्लस बात एक ही है ना, और सी यहाँ पे आएगा तो माइनस सी। सो देयर फोर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाय 2। हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। now the radii of two concentric circles are 13 and 8। दो सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक। सेंटर सेम होगा, एक का 13 रेडियस और एक का 8 रेडियस है। अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद द बिगर रेडियस टचेज द सर्कल विद द स्मॉलर रेडियस। एक कॉर्ड जो बिगर रेडियस से निकल रही है और स्मॉलर रेडियस को टच कर रही है, लेट्स से ए बी टच कर रही है एट द पॉइंट एम। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो हमें यहाँ पे ए बी निकालना है। डन। इसको मैं कनेक्ट कर लूँ तो ये छोटे सर्कल का रेडियस आया, और इसको मैं कनेक्ट कर लूँ तो ये ग्रेटर सर्कल का रेडियस आया। अब छोटे सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 8, तो ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, 13। अच्छा, ये 90 डिग्री होता है थ्योरम 10.1 के हिसाब से। सो as we know that a line passes through the center of a circle is always perpendicular
बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड। ठीक है, मतलब इसका देखो एक सर्कल है ना और एक कॉर्ड है, तो जब सेंटर से एक लाइन पास होती है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल हिस्से में काटती भी है और उसके परपेंडिकुलर भी होती है। यहाँ पे कॉर्ड क्या है, ए बी है। ये बड़ा सर्कल आप छोटा सर्कल दिमाग से हटा दो तो ये ग्रेटर सर्कल के लिए ये क्या हो गया, ए बी इज़ अ कॉर्ड ना, तो ओ एम जो है वो उसको बाइसेक्ट करेगा और 90 डिग्री भी देगा। सो दैट इज़ ए एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी एंड एंगल ओ एम ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री अगर पाइथागोरस हम लगा दे तो हमें ए एम मिल जाएगा। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 169 is equals to am square plus 64. So 169 minus 64 is equals to am square. 169 में से 64 गया 5, 64 ना 501. So am square is equals to 105. So therefore am is equals to 105 का अंडर रूट। सो ये आ गया। हमें निकालना है ए बी, है ना, हमें क्या निकालना है ए बी, और मैंने क्या बताया ए बी जो है वो ए एम का हाफ है, मतलब अभी ए बी निकालना होगा तो ए बी क्या हो जाएगा ए एम का डबल, क्योंकि ए एम जो है वो ए बी का हाफ है। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 2√105 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों 45th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। अब कार के जो व्हील्स हैं उनका डायमीटर, अब सर्कल शेप ही तो होता है, ठीक है, तो सर्कल शेप डायमीटर दिया हुआ है आपको 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 40, साथ साथ लिखते जाया करो तो ईजी हो जाता है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में पूरा व्हील जो है वो कितना चक्कर मारे, कितनी बार चक्कर मारेगा। व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि एक घंटे में वो 66 किलोमीटर अगर कवर करती है तो फिर 10 मिनट में, 10 मिनट के अंदर वो कितनी बार घूमेगी ना, पहियों से कितनी बार घूमेंगे वो हमें निकालना है। बात समझ में आई। देखो पहिए घूमने का मतलब ये है बेटा कि ये व्हील है, ठीक है, ये व्हील यहाँ से पूरा घूम 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 के यहाँ पे आएगा तो ये एक ख़त्म हुआ रिवॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि ये पेन, ठीक है, आप ये समझो कि ये इसका पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, तो ये जब घूम रही है, ये पेन घूम रही है और घूम के फिर से इस जगह पे आ गई, ठीक है, तो डिस्टेंस कवर हुआ ना, ये देखा, देखो समझो ये वाली लाइन है, यहाँ से पेन घूमना शुरू कर रही है तो ये पूरी पेन घूमी यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया पेन ने। ठीक है, तो अब ऐसा हमें बताना है कि 10 मिनट अगर ये पेन यूँ ही घूमती जा रही है तो कितना है, तो कितनी बार घूमेगी। 10 मिनट अगर हम घूमते हैं तो ये एक रिवॉल्यूशन हुआ ना, तो ऐसे हम घुमाते जाएं तो ऐसे कितनी बार पेन घूमेगी। अब पेन की मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्हील का, ठीक है, तो कितनी बार व्हील जो है वो घूमेगा वो हमें बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील बताना है इन 10 मिनट्स। ओके, ये तो पॉइंट क्लियर हो गई। अच्छा, अब जैसे कि इस पॉइंट से व्हील घूम के फिर से इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो ये जो उसने पूरा चक्कर मारा ये क्या है, ये सर्कमफेरेंस ही है ना, यहाँ से जब यहाँ पे पूरा घूम रहा है तो दैट इज सर्कमफेरेंस। तो मतलब देखा जाए तो एक बार जो चक्कर मार रहा है तो वो अपना एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट कर रहा है, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा। तो दैट मीन्स circumference is nothing but distance covered in one revolution by a wheel। ठीक है, अब circumference क्या होता है बेटा 2 पाई r। सो therefore
डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन नथिंग बट 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7, आर की जगह पर 40, ठीक है। 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 40/7, 0, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 17। कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 1760/7 सेंटीमीटर कवर हो रहा है। अभी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। आगे कहीं ना कहीं कुछ कटिंग वटिंग हुई फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भैया एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आप पूछोगे मैम हमें तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने हैं, तो आपने डिस्टेंस क्यों निकाला? क्योंकि हमें दिया हुआ है स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। देखो अभी कैसे। नाउ स्पीड क्या बोल रहा है? स्पीड कह रहा है 66 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैं इसको अगर जनरलाइज करूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 66 किलोमीटर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 60 मिनट्स में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट्स में कितना कवर होगा? 66 इंटू 10 इंटू 1000 कर लूँ तो 66,000 मीटर, बट हमें तो सेंटीमीटर में निकालना है। सो दैट इज़ 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 66 लैख, 2 और 0 लग जाएंगे ना मीटर से सेंटीमीटर में आने में। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 66 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। नाउ देखो अभी, अगर 60 मिनट्स में 66 लाख डिस्टेंस कवर हो रहा है, सॉरी 0 यहाँ पे आएगा, 66 लाख सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो फिर 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा वो पता चल जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 minutes is nothing but 10 into 66 lakh divide by 60, 0 0 cancel out, 6 1 ज़ा 6 11 ज़ा और पीछे 5 0 आ गए, ठीक है। मतलब कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है बेटा? 11 लाख सेंटीमीटर। कितने मिनट में? 10 मिनट में। बात समझ आई? क्लियर हुआ? चलो अब आगे देखते हैं। नाउ एक रिवॉल्यूशन में, नाउ डिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशंस, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर हो रहा था 1760/7 सेंटीमीटर, ओके, यही है ना, 1760/7 सेंटीमीटर। तो फिर 11 लाख सेंटीमीटर में कितने रिवॉल्यूशंस? क्लियर हो गया? क्योंकि 10 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 11 लाख। 11 लाख में कितने रिवॉल्यूशन होंगे पता चल जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पता चल जाएंगे हमें 10 मिनट में कितनी बार कर रहा है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू 11 लाख, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 1760/7। सो 11 लाख ये इंटू 7 हो जाएगा, नीचे से ऊपर आ गया 1760, 0 0 कैंसिल आउट, 11 की टेबल लगा दूँ, 11 1 ज़ा 11, 6 कैरी 16, 11 1 ज़ा 11, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर से आ जाते हैं 10,000 इंटू 7/16, ओके, 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100, ठीक है। कितना आ गया? 2500 इंटू 7/4, ओके, 4 1 ज़ा 4 5 4 6 ज़ा 24, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी, 5 ज़ा, कितना आया? 625 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी 14, 15 16 17, 1 कैरी 43। कितनी रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे? 4375 रिवॉल्यूशंस, ठीक है। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना 46 क्वेश्चन। 5 कार्ड्स द 10, मतलब एक 10 नंबर है, जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड
एस किसका है, डायमंड का है, और वेल शफर्ड विद योर फेस डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो अब बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 5, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट नंबर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। अब क्वीन एक ही बार है ना, तो इवेंट ए, कार्ड इज क्वीन, अब इसका तो एक ही है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5, ठीक है, 1/5 हो गया। नाउ इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब हमने ये रानी निकल के रानी समझ लो और उसको साइड में रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब सेकंड कार्ड, अब देखो रानी बाहर आ गई तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स चेंज हो जाएंगे ना, रानी को हमने बाहर रख दिया तो पहले 5 कार्ड से तो अभी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इवेंट है वो क्या कह रहा है कि आप जो कार्ड ले रहे हो वो इक्का है, ठीक है। इक्का कितनी बार है, एक ही बार है डायमंड का, ठीक है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज 1/4, सिंपल। इसी का ही बी पोर्शन, एन एस वो हो गया अ क्वीन। अब फिर से जो हम कार्ड ले रहे हैं वो क्या है, रानी है, पर रानी तो एक ही थी ना, देखो रानी तो एक ही है और वो एक बार आ गई, हमने उसको निकाल के बाहर साइड में कर दिया, अब तो रानी मिलने नहीं वाली हमें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 0 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 0/4 दैट इज 0, ठीक है, डन। सो बच्चों यहाँ पे आपका सेक्शन सी फिनिश हो जाता है। ओके, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, और अभी मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में और हम लोग नई नई चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियोज़ को, और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।